तो एपिसोड 4 में हमने देखा कि राक्षस ने यूजीन पर हमला कर दिया था और वेडनेसडे यूजीन के पास पहुंच गई थी। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, आपको मजा आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें एपिसोड 5 में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे के हाथ में अपने पिता गोमेज की पुलिस केस की फाइल है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके सीधे साधे पिता जो एक खुली किताब की तरह थे, उन पर 32 साल पहले एक मर्डर का आरोप लगा था जो यहीं पर नेवरमोर एकेडमी में हुआ था। फिर सीन दिखाते हैं 1990 की शाम का, जब नेवरमोर एकेडमी में रेवन पार्टी थी। प्रिंसिपल लैरिसा उस समय नेवरमोर एकेडमी की स्टूडेंट थी और रेवन पार्टी से छाता लेकर आ रही थी कि तभी अचानक से उनके सामने ऊपर से एक लाश गिरती है। प्रिंसिपल लैरिसा चीखती हैं और ऊपर की तरफ देखती हैं जहां पर वेडनेसडे के पापा गोमेज खून से सनी तलवार लेकर खड़े थे और जिस लड़के का खून हुआ वो लड़का एक नॉर्मल लड़का था जिसका नाम गैरन गेट्स था। प्रिंसिपल लैरिसा पुलिस को बयान देती है कि उन्होंने गोमेज के हाथ में खून से सनी तलवार देखी। फिर वो कहती है मगर गलती गोमेज की नहीं बल्कि मोर्टिशिया की है, क्योंकि गोमेज और उस लड़के में मोर्टिशिया की वजह से झगड़ा चल रहा था। प्रिंसिपल के बयान के कारण पुलिस गोमेज को पकड़ कर ले जाती है। अगले सीन में समय वापस प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है जिसमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए गोमेज और मोर्टिशिया नेवरमोर एकेडमी आते हैं। मोर्टिशिया गोमेज से कहती है कि उम्मीद करो कि वेडनेसडे हमें यहाँ देखकर खुश हो। प्रिंसिपल लैरिसा सभी को संबोधित करती है और सभी को बताती है कि यूजीन की तबीयत में काफी सुधार है, पर ये झूठ था क्योंकि यूजीन तो कोमा में था और वेडनेसडे इस बात के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। मगर वेडनेसडे और एनिड दोनों ही अपने पेरेंट्स के यहाँ आने पर खुश नहीं थे। वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से मिलने आती है और उनसे कहती है कि उसने उनकी कपटी चाल को तुरंत पकड़ लिया था। गोमेज उससे पूछता है कि थिंग की उंगलियां ठीक तो है ना। इस पर वेडनेसडे कहती है कि उसने अभी तक थिंग को कोई चोट नहीं पहुंचाई है। मोर्टिशिया वेडनेसडे से पूछती है कि स्कूल में क्या क्या हुआ, अपना एक्सपीरियंस हमें बताओ। वेडनेसडे उन्हें बताती है कि उस पर यहाँ पर कई बार हमले हुए हैं, इसीलिए उसे ये जगह काफी रोमांचक लगी और काफी पसंद भी आई। मोर्टिशिया और गोमेज दोनों को ही ये सुनकर काफी खुशी होती है। इधर एनिड अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है। एनिड की माँ काफी स्ट्रिक्ट है और वो एनिड से मिलते ही उससे ये सवाल पूछती हैं कि क्या वो पूरी तरीके से वेयरवुल्फ बन चुकी है। एनिड उन्हें बताती है कि अभी तक उसके नाखून ही निकलते हैं। ये सुनकर उसकी माँ उसे फैमिली में मौजूद सबसे बड़ी निराशा बताती है। इधर जेवियर और बियंका आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनके पेरेंट्स इस मीटिंग में नहीं आए हैं। दरअसल उन दोनों के ही पेरेंट्स इस मीटिंग में कभी नहीं आते। जेवियर ने रेवन पार्टी में अपने अजीब बर्ताव से बियंका का काफी दिल दुखाया था, इसीलिए वो आज बियंका के साथ अच्छा बर्ताव करता है और उससे माफी मांगता है। तभी बियंका की माँ वहाँ आती है। बियंका उन्हें देखकर शॉक्ड रह जाती है। बियंका की आंखों में उसकी माँ को देखकर डर साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ वेडनेसडे और उसकी फैमिली प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। मोर्टिशिया पुरानी ईयरबुक देखती है, उसमें उस समय के सभी आउटकास्ट स्टूडेंट्स की फोटो थी, पर मोर्टिशिया को अपनी फोटो नहीं मिलती। मोर्टिशिया प्रिंसिपल लैरिसा से अपनी फोटो के बारे में पूछती है। लैरिसा थोड़ी हिचकिचा जाती है क्योंकि प्रिंसिपल लैरिसा ने ही उस फोटो को फाड़ कर जला दिया था। फिर प्रिंसिपल लैरिसा उनसे तुरंत ही वेडनेसडे की बात करने लगती है। वो वेडनेसडे के पेरेंट्स को एडवाइस देती है कि उन्हें वेडनेसडे की साइकियाट्रिस्ट से एक बार फैमिली सेशन लेना चाहिए। पहले तो वेडनेसडे की माँ मना करती है, लेकिन बाद में वो फैमिली सेशन के लिए मान जाती है। अगले दिन वेडनेसडे की फैमिली साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है तो शेरिफ उन्हें देख लेता है और गुस्से से वेडनेसडे के फादर गोमेज को गाली देता है। टाइलर अपने पापा से वेडनेसडे के फादर को गाली देने की वजह पूछता है तो शेरिफ टाइलर से कहता है कि एक खूनी आजाद घूम रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रहा, इसीलिए उसे गुस्सा आ रहा है। इधर साइकियाट्रिस्ट फैमिली सेशन की शुरुआत करती है। साइकियाट्रिस्ट उनसे सवाल करती है कि उन्हें वेडनेसडे के बगैर कैसा लग रहा है, पर बीच में वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से सवाल करने लगती है कि गैरन गेट्स कौन था और उसके खून का इल्जाम मेरे पिता पर क्यों लगा था। मोर्टिशिया कहती है कि तुम्हारे पापा बेकसूर हैं और ये इल्जाम वापस ले लिया गया था। वेडनेसडे वापस सवाल पूछती है कि यहाँ के शेरिफ मेरे पिता को बेकसूर क्यों नहीं मानते, तो मोर्टिशिया वेडनेसडे से कहती है कि उसे उस फर्जी मुकदमे पर कोई बहस नहीं करनी। तो वेडनेसडे अपनी माँ से गुस्से में कहती है कि अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगी तो मैं खुद ही खोजकर सच का पता लगा लूंगी, और इसी तरह फैमिली सेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बियंका और उसकी माँ एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। बियंका अपनी माँ से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आई। बियंका की मॉम मॉर्निंग सॉन्ग नाम की एक फाउंडेशन चलाती है। ये फाउंडेशन लोगों को जीवन जीना सिखाती है, पर इस फाउंडेशन की आड़ में बियंका की माँ अपनी शायरन शक्तियों से
अमीरों को सम्मोहित करती है और उनसे पैसे लूटती है, और बियंका को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए वो अपनी माँ को छोड़कर नेवरमोर एकेडमी आ गई थी। यहाँ पर पता चलता है कि बियंका की माँ ने शादी कर ली है और बियंका के अब एक सौतेले पिता भी हैं। उसकी माँ उसे यहाँ से वापस ले जाने आई है, पर बियंका अपनी माँ के साथ जाने के लिए इनकार कर देती है। बियंका उनसे कहती है कि उम्र के साथ साथ आपकी सायरन शक्तियाँ भी कमजोर हो रही हैं, इसीलिए अब आपको मेरी जरूरत है ताकि मैं अमीरों को लूट कर आपको पैसे दे सकूं। ये सुनकर बियंका की माँ बियंका को धमकी देती है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी माँ के साथ वापस नहीं गई तो वो यहाँ सबको बता देगी कि नेवरमोर एकेडमी में एडमिशन के लिए बियंका ने अपनी सायरन शक्तियों का यूज किया। तभी दिखाया जाता है कि वेडनेसडे यूजीन से मिलने आई है। वो यूजीन के लिए खुद छत्ते से निकालकर शहद लाई थी। वो यूजीन से बात करती है, तभी वहाँ पर दो लेडीज आती हैं। वो दोनों यूजीन की पेरेंट्स हैं। वो दोनों वेडनेसडे को बताती हैं कि यूजीन बहुत खुश था कि वेडनेसडे ने हमर क्लब ज्वाइन किया था और उसकी कोई दोस्त बन गई थी। वेडनेसडे इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि फोरेंसिक लैब में डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। लेडी हवलदार शेरिफ को बताती है कि कैमरे पर च्युइंगम चिपका हुआ था, इसीलिए कुछ पता नहीं चल सका, और डॉक्टर ने एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें लिखा था कि वो कुछ साल पुराने गैरन गेट्स के केस को लेकर काफी शर्मिंदा था। उसने नकली रिपोर्ट बनाई थी, सालों से ये बात दबी हुई थी। शेरिफ ये लेटर पढ़कर खुश हो जाता है क्योंकि इस केस में गोमेज ही सस्पेक्ट था। आज वो गोमेज को इस सबूत पर गिरफ्तार कर सकता था। दूसरी तरफ वेडनेसडे क्रैकस्टोन के जले हुए पुतले के सामने कुछ सोचते हुए उसे देखती रहती है। तभी वो अपनी माँ मोर्टिशिया को कब्रिस्तान जाते हुए देखती है। वहाँ जाकर मोर्टिशिया एक कब्र पर फूल फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे इस कब्र के पास जाकर देखती है, ये कब्र गैरन गेट्स की थी। वेडनेसडे शॉक्ड रह जाती है। वापस आकर वेडनेसडे अपनी माँ से इस बारे में पूछती है, लेकिन मोर्टिशिया उसे कुछ नहीं बताती। गोमेज मोर्टिशिया से कहता है कि उसे वेडनेसडे को सब कुछ सच बता देना चाहिए, पर मोर्टिशिया ये कहकर मना कर देती है कि अभी सही वक्त नहीं है। तभी शेरिफ अंदर आता है और गोमेज को गैरन गेट्स की हत्या के केस में गिरफ्तार करके ले जाता है। मोर्टिशिया दुखी खड़ी हुई देखती रहती है। वेडनेसडे जेल में अपने पिता से मिलने जाती है और अपनी माँ के गैरन गेट्स की कब्र पर फूल चढ़ाने के बारे में बात करती है और जानना चाहती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब गोमेज वेडनेसडे को बताता है कि गैरन गेट्स मोर्टिशिया से एक तरफा प्यार करता था और उसका प्यार सनक में बदल गया और वो मोर्टिशिया को परेशान करने लगा। गोमेज और मोर्टिशिया ने गैरन गेट्स की शिकायत पुलिस से भी करी थी, पर गैरन गेट्स के फादर जेरिको शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे और गैरन गेट्स काफी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था, इसीलिए उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। गैरन गेट्स के पिता आउटकास्ट से काफी नफरत करते थे और एक दिन रवन पार्टी की शाम को जब मोर्टिशिया और गोमेज साथ में थे, गैरन गेट्स हाथ में एक तलवार लेकर वहां आया और गोमेज को मारने लगा। मोर्टिशिया गोमेज को वहां से भागने के लिए कहती है। गोमेज भी वहां से भागने लगता है, पर गैरन गेट्स उस पर तलवार से हमला कर देता है। गैरन गेट्स गोमेज को बहुत मारता है और उसकी जान लेने ही वाला होता है कि गोमेज के हाथ गैरन गेट्स की तलवार आ जाती है। ये देखकर गैरन गेट्स आगे बढ़ता है और वो तलवार गलती से उसके पेट में घुस जाती है। गैरन गेट्स नीचे गिर जाता है और इसी समय वहाँ पर प्रिंसिपल लैरिसा आती हैं और ऊपर की तरफ देखती हैं, जहाँ पर गोमेज हाथ में तलवार लेकर खड़ा था। गोमेज वेडनेसडे से कहता है कि वो बस एक भयानक दुर्घटना थी। वेडनेसडे को अपने पिता के सीधेपन पर इतना भरोसा था कि उसे पता था कि वो खून नहीं कर सकते, मगर फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि ये पूरा सच नहीं है। वेडनेसडे वहाँ से सीधे शेरिफ से मिलने जाती है और कहती है कि गैरन गेट्स को उसके पिता ने नहीं मारा। वो कहती है कि कोई उन्हें मॉन्स्टर के केस से भटकाना चाहता है। वो कहती है कि ये कितनी अजीब बात है कि डॉक्टर ने तभी सुसाइड की जब उसके पिता इस शहर में आए। फिर वो कहती है कि उस दांत के डीएनए टेस्ट का क्या हुआ। शेरिफ वेडनेसडे को बताता है कि जेवियर का खून और उस दांत का डीएनए बिल्कुल मैच नहीं किया। वेडनेसडे शॉक्ड रह जाती है, पर वेडनेसडे शेरिफ से कहती है कि ये कोई संयोग नहीं है, ये एक प्लानिंग है ताकि हमारा ध्यान इस मॉन्स्टर के केस से भटक सके। वो कहती है कि जिसने यूजीन पर हमला किया था उसी ने डॉक्टर को मारा है, पर शेरिफ वेडनेसडे की बात नहीं मानता और कहता है कि गैरन गेट्स की फैमिली की आत्मा को आज शांति मिली होगी। शेरिफ वेडनेसडे को बताता है कि गैरन गेट्स की मौत के बाद उसकी माँ ने फांसी लगा ली थी। पिता शराब के नशे में डूबकर मर गया था और छोटी बहन अनाथ होकर जहाँ पर गई वहाँ पर डूब के मर गई, इसीलिए गोमेज उस पूरी फैमिली के खत्म होने का जिम्मेदार है। दूसरी ओर एनिड अपनी माँ के साथ पार्क में बैठी होती है। उसकी माँ उसे समर कैंप में जाने के लिए कहती है, जहाँ पर वेयरवुल्व्स को बनाने की थेरेपी दी जाती है, जो बहुत दर्दनाक होती है। एनिड गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर पग्सली तालाब के किनारे बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर वेडनेसडे आ जाती है और पग्सली से कहती है कि डैड ने तुम्हारी फेवरेट चीज भेजी है, और वो उसे ग्रेनेड देती है। पग्सली और वेडनेसडे उस ग्रेनेड को तालाब में फेंकते हैं, जिससे मछलियाँ मरकर ऊपर आ जाती हैं। वेडनेसडे पग्सली से कहती है कि फादर को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो निर्दोष है। पग्सली वेडनेसडे से कहता है कि अगर फादर को कोई छुड़ा सकता है तो वो तुम हो। वेडनेसडे पग्सली से कहती है कि हमें इस समय में मजबूत रहना है। उसके बाद वो पग्सली से
मार्टिशा के बारे में पूछती है। पक्सली कहता है कि वो अकेले रहना चाहती हैं। वो कहता है कि वो ऐसी जगह गई हैं जहाँ पर कोई भी ना उन्हें ढूंढ पाए। वेडनेसडे समझ जाती है कि उसकी माँ कहाँ है और वो नाइट शेड की लाइब्रेरी जाती है। मार्टिशा खुश हो जाती है। वो समझती है कि वेडनेसडे भी नाइट शेड क्लब की मेंबर है, पर वेडनेसडे उसे बताती है कि वो इस बचकाने क्लब का हिस्सा नहीं है। तब वेडनेसडे की माँ उसे बताती है कि इस क्लब का असली उद्देश्य आउटकास्ट को भेदभाव से बचाना था। वो कहती है कि इस क्लब की नींव वेडनेसडे के पिता की एक पूर्वज गुडी एडम्स ने रखी थी। मार्टिशा बताती है कि क्रैकस्टोन का अंत गुडी एडम्स ने ही किया था। वेडनेसडे अपनी माँ से गैरन गेट्स के मर्डर वाली रात के बारे में पूछती है और मार्टिशा उसे बताती है कि गैरन गेट्स उस दिन गुस्से में पागल सा हो गया था। उसके मुंह से उस दिन कुछ झाग सा भी निकल रहा था। उसकी आंखों में जानवर जैसा जुनून था। मार्टिशा भागकर तलवार उठाती है। तभी गैरन गेट्स उसके सामने आ जाता है और तलवार उसके अंदर घुस जाती है। गोमेज तलवार को मार्टिशा के हाथ से ले लेता है और मार्टिशा को वहाँ से जाने को कहता है। इस कत्ल का इल्जाम गोमेज अपने ऊपर ले लेता है, पर यह इल्जाम साबित न हो सका और गोमेज छूट गया। तभी वेडनेसडे अपनी माँ से पूछती है कि उसके मुंह से झाग और गुस्से से निकली आंखें एक जहर का लक्षण है। मार्टिशा और वेडनेसडे गैरन गेट्स की कब्र पर जाते हैं। वेडनेसडे कब्र की खुदाई करती है और जैसे ही वो गैरन गेट्स के कंकाल को देखती है तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। वेडनेसडे और मार्टिशा को गोमेज के पास वाली सेल में रख दिया जाता है। तभी वेडनेसडे गैरन गेट्स की उंगली उन्हें दिखाती है जो कि बिल्कुल नीली थी। वेडनेसडे ने कब्र खोदते हुए गैरन गेट्स की उंगली तोड़ ली थी। वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि गैरन गेट्स के शरीर का अब तक सलामत रहना और उसकी चमड़ी का नीला पड़ जाना इस बात का सबूत है कि वो नाइट शेड नामक एक जहर से मारा गया है। अगर उस दिन उसे वो तलवार न लगती उसके बाद भी वो मारा ही जाता, क्योंकि उसके शरीर में वो जहर था। तभी वेडनेसडे अपनी मदर से उंगली लेती है और जैसे ही वो उस उंगली को छूती है उसे विजन आता है कि गैरन गेट्स के पिता गैरन गेट्स को एक जहर की शीशी देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम जाकर सारे आउटकास्ट को खत्म कर दो। पर गोमेज से लड़ाई के दौरान वो शीशी उसकी जेब में फूट जाती है, जिससे सारा जहर उस गैरन गेट्स के शरीर में फैल जाता है। वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को बताती है कि गैरन गेट्स उस दिन पूरे आउटकास्ट स्टूडेंट्स का खून करने आया था। मार्टिशा और गोमेज हक्के बक्के रह जाते हैं। मार्टिशा और वेडनेसडे मेयर से मिलने जाते हैं। दरअसल 1990 में मेयर शेरिफ की नौकरी करता था और इस केस की छानबीन मेयर ने ही की थी। वेडनेसडे मेयर से कहती है कि गैरन गेट्स तलवार से नहीं मरा और वो गैरन गेट्स की नीली उंगली उसके सामने रख देती है। वेडनेसडे मेयर को कहती है कि उस समय आप शेरिफ थे और इस केस का सच आपने दबाया था। गैरन गेट्स नाइट शेड के जहर से मरा था। मेयर सख्ते में आ जाता है और वो कबूल करता है कि गैरन गेट्स के फादर आउटकास्ट से नफरत करते थे। गैरन गेट्स के पिता मानते थे कि नेवरमोर एकेडमी की जमीन उसके परिवार की थी, जिसे आउटकास्ट ने छीन लिया और उस पर नेवरमोर एकेडमी बना दी। गैरन गेट्स के पिता इस बात का बदला लेना चाहते थे, इसीलिए उस दिन उन्होंने गैरन गेट्स को सभी आउटकास्ट स्टूडेंट्स को मारने के लिए भेजा। नशे की हालत में गैरन गेट्स के पिता ने ये बात शेरिफ को बताई थी। इस पर वेडनेसडे कहती है कि आप सच जानते थे, फिर भी आपने झूठी ऑटोप्सी रिपोर्ट क्यों बनाई? मेयर कहता है कि उसे शहर में शांति बनाए रखना था। इस पर मार्टिशा कहती है कि आपको सिर्फ अपनी चिंता थी। मार्टिशा बताती है कि गैरन गेट्स उनसे कहता था कि उसके पिता शेरिफ को अपनी जेब में रखते हैं और गैरन गेट्स के मर्डर के 1 साल बाद ही आप मेयर बन गए। मेयर कहता है कि अब तुम कहना क्या चाहती हो? मार्टिशा कहती है कि इस केस को दबाने के लिए गैरन गेट्स के पिता ने आपको शेरिफ से मेयर बना दिया। फिर मार्टिशा कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि ये बात दबी रहे तो गोमेज पर लगे सारे केस रद्द कर दिए जाएं। और फिर वेडनेसडे कहती है कि मेरे पिता को बाइज्जत बरी कर दिया जाए और शेरिफ को मेरे पिता से माफी मांगनी होगी। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और आज वेडनेसडे अपनी माँ से काफी इम्प्रेस भी थी और वो उसकी तारीफ भी करती है। मार्टिशा वेडनेसडे से पूछती है कि उसे विजन कब दिखना शुरू हुए, तो वेडनेसडे उन्हें बताती है कि नेवरमोर एकेडमी में आने से कुछ समय पहले से उसे ये विजन्स दिख रहे थे। फिर वो बताती है कि कभी कभी किसी चीज को छूने से मुझे उसके प्रेजेंट या पास्ट की कुछ न कुछ हिंसक झलकियां दिख जाती हैं जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी मार्टिशा उसे बताती है कि उसे भी ऐसे विजन्स आते थे। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उसे वैसे ही विजन्स दिखते हैं। मार्टिशा कहती है कि उसे भी पॉजिटिव विजन्स आते थे, क्योंकि वेडनेसडे का मूल स्वभाव हिंसक है, इसीलिए उसे हिंसक विजन्स आते हैं। मार्टिशा खुश मिजाज औरत थी, इसीलिए उसे पॉजिटिव विजन्स आते थे। वेडनेसडे उससे अपने बारे में पूछती है तो मार्टिशा उसे बताती है कि तुम्हारी झलकियों में ज्यादा पावर है और तुम ज्यादा शक्तिशाली हो, पर इस शक्ति को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग परलोक से कोई हमारा पूर्वज ही आकर हमें विजन्स में देता है। वो कहती है कि सही समय आने पर तुम्हें भी तुम्हारा कोई पूर्वज संपर्क करेगा। वेडनेसडे बताती है कि गुडी एडम्स उसके विजन्स में आई थी। मार्टिशा वेडनेसडे को गुडी एडम्स से सावधान रहने को कहती है। वो कहती है कि गुडी एडम बहुत ही शक्तिशाली थी, पर क्योंकि उनमें बदले की भावना बहुत प्रबल थी, इसीलिए वो खुद उन विजन्स को कंट्रोल नहीं कर पाई और उनके विजन्स ने ही उनकी जान ले ली। फिर शेरिफ गोमेज को रिहा कर देता है
है और गोमेज से माफी भी मांगता है। गोमेज भी शेरिफ को माफ कर देता है। पेरेंट्स मीटिंग भी खत्म हो जाती है और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से विदा लेते हैं। एनिड अपनी मदर से समर कैंप में जाने को मना कर देती है। बियंका अपनी माँ की मदद बस एक बार करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि वो इसके बाद अपनी माँ से कभी नहीं मिलेगी। वेडनेसडे के पेरेंट्स भी नेवरमोर एकेडमी से विदा लेते हैं। मोर्टिशिया वेडनेसडे को वो पुरानी ईयर बुक देती है और कहती है कि वो हमेशा ही वेडनेसडे के साथ है। इस बार वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को अच्छे से विदा करती है। फिर वेडनेसडे उस बुक के पन्ने पलटती है और तेजी से प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और प्रिंसिपल से कहती है कि उस दिन उसने सचमुच में रोवन का खून होते हुए देखा था और उसके अगले दिन जो रोवन उससे मिलने आया था वो रोवन नहीं बल्कि प्रिंसिपल लैरिसा थी, क्योंकि प्रिंसिपल लैरिसा अपना रूप बदलने की शक्तियां रखती हैं। वेडनेसडे लैरिसा को बताती है कि इस ईयर बुक में आपकी शक्तियों के बारे में साफ साफ लिखा है और लिखा है कि आप किसी का भी रूप बदल सकती हैं। शुरुआत में तो लैरिसा इस बात को मानने से मना कर देती है, लेकिन जब वेडनेसडे इस बारे में शेरिफ को बताने के लिए कहती है तो लैरिसा मान जाती है। वो कहती है कि हाँ वो एक शेप शिफ्टर हैं और उन्होंने जो कुछ किया वो नेवरमोर एकेडमी की बेइज्जती बचाने के लिए किया और रोवन के पेरेंट्स की सहमति से किया। दरअसल रोवन अपनी टेलिकिनेसिस की शक्ति से पागल हो गया था, इसीलिए उसने वेडनेसडे को भी 2 बार मारने की कोशिश की। रोवन की मौत के बाद लैरिसा ने रोवन और एकेडमी दोनों की इज्जत को संभाला। तभी अचानक से बाहर से शोर सुनाई देने लगता है। प्रिंसिपल और वेडनेसडे बाहर आकर देखते हैं। बाहर आग की लपटों में लिखा था फायर विल रेन और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इस सीरीज के बाकी सारे एपिसोड्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में।